नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं केशव राय, जैसा कि आपको हर एपिसोड में साहित्य, संगीत और सिनेमा की हस्तियों से रूबरू करवाता हूं, और आज इसी प्रकार से कला, संस्कृति और साहित्य के हम मंदिर में बैठे हैं। यहाँ उज्जैन में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, इतिहास पथ के महायात्री और वाकणकर भारतीय संस्कृति अन्वेषण न्यास, इस संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर नलिनी रेवड़ीकर। तो हम उनसे जानते हैं संस्थान के बारे में, और वाकणकर जी की अभी शताब्दी वर्ष पूरा हुआ है, तो उसी सिलसिले में हम आपसे चर्चा करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। वाकणकर जी की अभी शताब्दी वर्ष पूरा हुआ है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। शताब्दी वर्ष के दौरान शुरू में तो यहाँ जो भी स्थिति थी उसका एक वो लॉन्च किया था इसकी जानकारी के बारे में, और उससे शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो रॉक आर्ट पेंटिंग सोसाइटी है उसका एनुअल वो होता है, एनुअल सेशन होता है, और उसकी शुरुआत भी सर ने की थी। तो उसका 33वां सेशन यहाँ पे ये जन्म शताब्दी वर्ष के संदर्भ में 3 दिन के लिए ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उसमें उसके अध्यक्ष भी आए थे, और 3 दिन तक पूरे सर के ऊपर जो भी खुदाई वगैरह हुई है, आसपास से भी, भीमबेटका से, और बाहर से ऑस्ट्रिया से भी एक कपल आया था। उन्होंने भी सर के साथ यूरोप में जो खुदाई की थी सर ने, उसके संदर्भ में जानकारी दी थी। तो ये 3 दिन का सेशन उसके संदर्भ में हमने किया था, और उसके बाद लेक्चर्स वगैरह अरेंज किए थे। फिर एक वाकणकर परिवार पूरा यहाँ आया था, करीब 125 लोग थे, वाकणकर पूरे विश्व भर से नहीं, भारत भर से आए थे। और क्योंकि उनकी प्रसिद्धि पूरे विश्वव्यापी है। हाँ, तो भारत से इनके जो सगे परिवार लोग हैं वो सब आए थे, और उन्होंने यहाँ 3 दिन तक उन लोगों ने भी इनके संदर्भ के कार्यक्रम काफ़ी किए। उनके बारे में जो उनके पास स्मृतियाँ थी वो शेयर की सबके साथ में। और इनके जो पहले शिष्य थे सच्चिदानंद नागदेव, उनकी बेटी आई थी, वो अब तो नहीं रहे, पर उनकी बेटी आई थी जो बहुत प्रसिद्ध सितार वादिका है। सांग स्मिता नागदेव, और उसने यहाँ परफॉर्मेंस दिया था, और उस परिवार के सारे लोगों ने अपनी अपनी स्मृतियाँ इनके बारे में जो भी जानकारी थी वो सब शेयर की थी। इनको पद्मश्री मिला, उसके बाद ये संस्थान बना कि उसके पहले बन गया था? ये 89 में स्थापित हुआ है। 75 में उनको पद्मश्री हाँ, पद्मश्री बाद में मिली है। तो वाकणकर साहब का ये लक्ष्य था कि एक संस्थान बनाना है जिसमें आने वाली पीढ़ी को कला, संस्कृति और अपने इतिहास के बारे में हाँ, एक लक्ष्य था, पर वो शुरू से इसमें लगे हुए थे। क्योंकि मैं स्कूल में जब पढ़ती थी तब यहाँ से वहाँ तक जो रास्ता है पूरा राहमेर मार्ग जिसको बोलते हैं, ये 21 है, हमारा 41 था। और यहाँ दिन में शाम को स्कूल के बाद हम ये समझ लीजिए 4th, 5वीं, 6ठी, 8वीं तक के बच्चे थे, बहुत सारे थे जी। तो हम शाम को सड़क पर खेलते रहते थे जी। तो वाकणकर जी हमको सब यहाँ ले आते थे, और उस समय भारतीय कला भवन था जी, वो रजिस्टर्ड संस्था थी। हम लोगों को कागज़ दे दिया जाता था, पेंसिल दे दी जाती, जो मर्जी आए बनाओ, 1 घंटा यहाँ बैठ के बनाना है। तो ऐसे इन्होंने कला के क्षेत्र की प्रसिद्धि उज्जैन में विशेषता, और छोटे छोटे बच्चों से शुरुआत की। फिर बहुत प्रसिद्ध कलाकार इनके साथ में रहे, उसमें सच्चिदानंद नागदेव हैं, कुरैशी थे, एक बुट्टी साहब है जो यहाँ पे जो इसका काम करते हैं, आपका प्रिंटिंग का काम करते हैं, भावसार साहब हैं, जोशी, शिव कुमारी जोशी और श्री कृष्ण जोशी हैं। तो ऐसे अनेक लोग यहाँ पे इनके सानिध्य में रहकर कला की साधना करते थे। संस्था में यहाँ पर की जो प्रतिदिन की गतिविधियाँ हैं, जो विद्यार्थियों को जो सिखाया जा रहा है,
वो भारतीय कला भवन के माध्यम से बहुत पहले से शुरू था। आप सोचिए क्या क्या सिखाते हैं आप, क्या? अभी तो जो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की परीक्षाएं होती जी। है उसके लिए तैयारी करवाई जाती जी। है, और जो छोटे बच्चे आते हैं उनको उनके हिसाब से, थोड़ा बहुत बच्चे भी आते हैं काफ़ी, तो वो अपने हिसाब से बनाते रहते हैं जो उनको मर्जी आती है। थोड़ा सा उनको गाइड किया जाता है, एक शिक्षक भी है यहाँ पे। और परीक्षाएं होती जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट परीक्षा का ये पहला केंद्र है मध्य प्रदेश का। अब तो काफ़ी केंद्र हो गए हैं, पर ये पहला केंद्र था। और शायद 1954 से ये परीक्षाएं संचालित हो रही थी, जब ये न्यास भी नहीं बना था। भारतीय कला भवन के अंतर्गत ये होता था। और प्रयाग की एक संस्था थी संस्कृत वाली, तो वो संस्कृत का भी अध्यापन यहाँ कराया जाता था सर के द्वारा। और उसकी परीक्षाएं भी जो 2, 3, 4, 5 होती थी, वो उसके लिए भी यहाँ क्लासेस कंडक्ट होते थे। तो वो संस्कृत की और ये जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की ये परीक्षाएं बहुत छोटे छोटे बच्चों से लेकर तो बड़े तक सब ने दी है, मैंने भी दी है वो परीक्षा। जो वाकणकर साहब का जो उद्देश्य था या लक्ष्य था, वो आज उस मुकाम पर पहुँचे हैं। हम वो प्रयास कर रहे हैं, तो वो हो रहा है वो। हाँ बिल्कुल, आज भी वो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की परीक्षाएं तो आज भी होती है, और उसके लिए तैयारी भी करवाई जाती है। और अभी हुई है, सितंबर में परीक्षाएं हुई हैं। लॉकडाउन की वजह से अभी थोड़ी गतिविधि बंद है, पर वैसे करीब 15-20 बच्चे आते रहते हैं, छोटे से बड़े तक। तो कुछ परीक्षा के हिसाब से आते हैं, और कुछ अपने उनका ड्राइंग अच्छा है, पेरेंट्स सोचते हैं कि यहाँ कुछ सीख लेंगे, तो इस हिसाब से आते हैं। तो यहाँ पढ़ाने वाले कौन होते हैं? पढ़ाने वाले हैं एक श्रीवास सर करके, उज्जैन के ही। उज्जैन के ही। हाँ। और इसके अलावा भी समय समय पे हम यहाँ के जो कलाकार लोग हैं या सर के स्टूडेंट्स भी, जैसे भावसार जी हैं, उनको भी बुला लेते हैं। और भी देशमुख करके थे किनके सर के विद्यार्थी, वो बिना किसी इसके शुल्क के आके यहाँ पढ़ा जाता है। ये संस्थान है, इसकी भी और ब्रांचेस हैं क्या भारतवर्ष में? नहीं, इसकी कोई ब्रांचेस नहीं, इसकी कोई ब्रांचेस नहीं। तो ये सभी जो इनका साहित्य है, इनके जो पूरा, तो ये एक बार विजन बाबू दिखा दें, फिर हम बाकी इनकी पुस्तकें वगैरह और साहित्य के बारे में कुछ। ऊपर है सारी पुस्तकें। अभी तो जिल्द है, अभी हम उसको कैटलॉगिंग करना चाहते हैं। अब सर बैठ जाएंगे। क्या करूं? अभी आपके लेख पढ़े थे वाकणकर जी की शताब्दी वर्ष के विषय, तो मुझे बहुत ही सीखने को मिला, जानने को मिला। तो मैंने मन में आया कि क्यों ना यहाँ पर हम इसका कवरेज करें। तो सर, शताब्दी वर्ष में जो आपके लेख थे, तो आप उनके वाकणकर जी के साहित्य के, कला के बारे में कुछ बताएं। पद्मश्री
विष्णु श्रीधर वाकणकर जी सही अर्थों में इस देश ही नहीं वरन संपूर्ण दुनिया के गौरव हैं। और इतना विलक्षण व्यक्तित्व मुझे लगता नहीं है कि पिछले कई शताब्दियों में कोई देखने में आता है। आप अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, वे चित्रकार हैं, वे पुरातत्वविद हैं, वे पुरालिपि के वैज्ञानिक हैं, तमाम प्रकार की भाषाओं के अध्येता, साहित्यकार, इतिहासवेत्ता, मुद्रा शास्त्री, यानी साहित्य का, संस्कृति का, पूरा इतिहास का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसकी विशेषज्ञता वाकणकर जी नहीं रखते थे। वे मेरी दृष्टि में जीवंत किंवदंती थे। अपने जीवन काल में ही कोई व्यक्ति इतनी ख्याति और उनसे जुड़े हुए इतने सारे अनुभव, इतना विशद संसार उन्होंने जो निर्मित किया था, तो लगता नहीं है आज उनके द्वारा किए गए अवदान को देख करके लगता नहीं है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा एक जीवन में किया गया कार्य हो। और मैं ये मानता हूँ कि वाकणकर जी नहीं होते तो शायद भारतीय इतिहास और भारतीय पुरातिहास के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो उजागर नहीं होते। हम ये मानते हैं कि पिछले कुछ दशकों के दौरान जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमारे बीच में आई, जिसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खोज हुई, उसके बाद जो महत्वपूर्ण खोज भारतीय दृष्टि से होती है तो वो भीमबेटका की खोज होती है। आप कल्पना करिए कि वाकणकर जी 57 के आसपास एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, दक्षिण की तरफ जा रहे थे। वे उन्होंने देखा कि एक पहाड़ी है जो रायसेन जिले के अंतर्गत आती है। वे देख करके उनको लगा कि यहाँ कुछ न कुछ विशेष बात होनी चाहिए। वे गाड़ी से उतर पड़े, वो पैदल चलते चलते वे पहाड़ी पर चढ़ गए और वहाँ जाकर के चमत्कृत होने का मौका उनके लिए तो था ही, और मुझे लगता है कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति के लिए भी चमत्कृत होने का मौका था, क्योंकि वहाँ उन्होंने जो शैलाश्रय देखे और वह विशेष तौर पर चित्रित जो शैलाश्रय देखे, जिसके माध्यम से हमने भीमबेटका जैसा एक महत्वपूर्ण स्थान जो है वह केवल भारत ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व की निगाह में आया। और आप सोचिए कि वह एक ऐसा अद्भुत स्थान वाकणकर जी की खोज के रूप में हमारे बीच में आता है, जहाँ 4000 जो हैं शैलाश्रय हैं, और उसमें ऐसे शैलाश्रय बड़ी संख्या में हैं जिनमें चित्रण किया गया है, और वो जो चित्र श्रृंखला है वो अपने आप में अनुपम है। तो एक वाकणकर जी ने जो भीमबेटका की खोज की, यह एक तरह से भारतीय पुरातिहास में एक युग प्रवर्तनकारी खोज मानी जाती है। दूसरा उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वह है वैदिक सरस्वती की खोज। हो यह रहा था कि हम लोग सिंधु सभ्यता की बात कर रहे थे, लेकिन हम ये भी देखना चाहते थे कि क्या हुआ कि वैदिक जो सरस्वती थी वो विलुप्ति की स्थिति में आ गई। वाकणकर जी ने उसके आद्य स्रोत को पहचाना और वह किन रास्तों से गुजरती हुई और फिर सागर तक संगम उसका होता था, उन सारे स्थानों की उन्होंने खोज की। यद्यपि यह कार्य उनके जीवन काल में पूर्ण नहीं हो पाया, लेकिन जो सूत्र, जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां उनके जीवन काल में संभव हुई, उसके कारण आज हम ये देखते हैं कि जो सरस्वती, वैदिक सरस्वती है, वह किस तरह से उद्गम से लेकर के और संगम तक गतिशील रहती थी, और उसके समानांतर किस तरह से मानवीय सभ्यता का विस्तार हो रहा था। ये ऐसी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि विश्व इतिहास में है जो वाकणकर जी के द्वारा प्रस्तुत की गई। जो शैलाश्रय है वो शैलाश्रय इतने अद्भुत हैं, अधिकतर जो है शैलाश्रय उसमें चित्रित हैं। तो इससे यह पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण युग से लेकर के मध्य पाषाण युग तक जो मानवीय गतिविधियां थी उसका केंद्र मध्य भारत रहा है, मालवा क्षेत्र रहा है। ये जो विंध्य क्षेत्र है ये मानवीय गतिविधियों का केंद्र रहा है। और इन चित्रों के माध्यम से हम उस ज़माने में जो आखेट किया जाता था, उस ज़माने में लोग किस तरह से नृत्य करते थे, लोग किस तरह से अपनी दैनंदिन क्रियाकलाप करते थे, तमाम प्रकार के व्यवहार वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तात्पर्य यह है कि यदि वाकणकर जी नहीं होते तो निश्चित तौर पर ये दो महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां हैं, एक भीमबेटका की खोज और दूसरा वैदिक सरस्वती का जो विस्तार क्षेत्र है उसकी खोज, ये संभव नहीं हो पाती। और मुझे लगता है कि वाकणकर जी के कारण ही आज विश्व सभ्यता यह गर्व के साथ कह सकती है कि सुदूर अतीत में भी भारत भूमि जो है वह मानवीय व्यवहार की, मानव के कला और संस्कृति के
क्षेत्र में गतिविधियों की एक महत्वपूर्ण रंगस्थली रही है। वाकणकर जी का जो महत्वपूर्ण योगदान है वह यह भी है कि उन्होंने मालवा निमाड़ से लेकर के दूर दूर के प्रदेशों तक अनेक ऐसे स्थानों को खोजा जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। उन्होंने कायथा को खोजा। कायथा पॉटरी जो है वो विश्व सभ्यता को एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आती है। उन्होंने रुणिजा की खोज की। रुणिजा का जो प्रागैतिहासिक जो उपलब्धियां हैं वो उनके माध्यम से सामने आती हैं। उन्होंने नागदा में उत्खनन किया, उन्होंने इंद्रगढ़ में किया, उन्होंने दंगवाड़ा में किया। तो तात्पर्य यह है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं प्रागैतिहास के जिनके बारे में हमारी दृष्टि नहीं जाती थी। और मेरा स्वयं का अनुभव रहा कि जब मैं इधर कलसिया या उधर आगे के क्षेत्र में जब हम लोग शिपावरा जाते हैं जहाँ शिप्रा और चंबल का संगम होता है, या हम लोग जो हैं गुलबालोद जाते हैं, उन स्थानों पर जब मैं गया और मुझे लगा कि ये जो टीले हैं इनके बारे में शायद हो सकता है पूर्व में लोगों को जानकारी नहीं रही होगी, लेकिन आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए, जब हमारी रुचि उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि आप कहीं देख ही रहा हो, यहाँ तो एक उज्जैन से बाबा जी आया था वाकणकर जी, उनने इन जगह के बारे में जो खोज करी थी वे आप जो है देख ही सको उनका संस्थान में जाइए। तो ये कितना सुखद है कि हम सोचते हैं कि वाकणकर जी की दृष्टि से कोई चीज़ ओझल हो गई हो, ऐसा नहीं है। आज भी कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर सबसे पहले कोई व्यक्ति गए हैं तो वाकणकर जी। उन्होंने शुंगकालीन अभिलेखों पर काम किया, गुप्तकालीन अभिलेखों पर काम किया, परमारकालीन अभिलेखों पर काम किया और ब्राह्मी लिपि को लेकर के उन्होंने काम किया। और एक तरह से पुराण और इतिहास के बीच में जो अंतर संबंध था जिस पर लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, लोगों को लगता था कि पुराण जो है वो केवल कपोल कल्पना है, ऐसा नहीं है, उसमें इतिहास जीवंत है। तो वाकणकर जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान यह भी है कि पुराणों के साथ इतिहास का जो समन्वय है और उसके आधार पर इतिहास लेखन की जो श्रृंखला आगे बढ़नी चाहिए उस पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। दुनिया के तमाम देशों में वे गए। हमारे यहाँ के जो शैलाश्रय थे उनका स्वयं वे अपने हाथों से उनका रेखांकन करते थे। उन रेखांकनों की प्रदर्शनी उन्होंने अमेरिका में लगाई। वे ग्रीस गए, फ्रांस गए, ऑस्ट्रिया गए, यूरोप के तमाम देशों में गए और उसका सुपरिणाम ये रहा कि भारत जो है विश्व सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ये विश्व फलक पर यदि स्थापित होता है तो वाकणकर जी द्वारा किए गए सत प्रयत्नों से होता है। मैं यहाँ इस अवसर पर वाकणकर जी के जो ज्येष्ठ भ्राता हैं उनको भी अवश्य स्मरण करना चाहूँगा, लक्ष्मण श्रीधर वाकणकर जी, जिनका कि पुरालिपि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने यह खोजा है कि किस तरह से वैदिक जो वाङ्मय है उसमें स्वर व्यंजन माला किस प्रकार की रही है। उन्होंने जो है कंप्यूटर के साथ लिपि के संबंध को जोड़ा और ब्राह्मी लिपि और उसके पूरे उद्विकास को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण काम किया। तो तात्पर्य यह है कि यदि विष्णु श्रीधर वाकणकर जी न होते या लक्ष्मण श्रीधर वाकणकर जी नहीं होते तो निश्चित तौर पर भारतीय पुरातत्व, इतिहास, मुद्राशास्त्र, लिपि शास्त्र के बहुत सारे प्रश्न जो है वो अनछुए रह जाते। मतलब मालवा की जो कला, संस्कृति और ऐतिहासिक जो धरोहर है उसको विश्व पटल पर वाकणकर जी ही ले गए। तो एक और बात है कि जो नई पीढ़ी है ये किस रूप में वाकणकर जी के योगदान को याद करेगी और उनका अनुसरण करेगी? मेरा ये मानना है कि यदि वाकणकर जी ने भीमबेटका की खोज नहीं की होती तो भारत जो है एक विश्व विरासत का एक महत्वपूर्ण जो अध्याय था उससे वंचित रहता। युवा पीढ़ी को यह चाहिए कि वह प्रयास करे, वहाँ जाए, भीमबेटका जाए, जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में स्थान दिया। और उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हम जिस समाज में आज रह रहे हैं, जिस विकसित समाज में रह रहे हैं, यदि इसकी कहीं आधारशिला रखी जा रही थी तो शैलाश्रयों में रखी जा रही थी, वनों में रखी जा रही थी, उन लोगों के द्वारा रखी जा रही थी जो हो सकता है कि भाषा के स्तर पर उतने समृद्ध नहीं रहे होंगे, हो सकता है कि लिपि के क्षेत्र में उतने असमृद्ध नहीं रहे होंगे, लेकिन जिन प्रवृत्तियों को लेकर, जिन मानवीय व्यवहारों को लेकर वे काम कर रहे थे, निश्चित तौर पर वो आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं यहाँ यह भी स्मरण करना चाहूँगा कि उज्जैन के बारे में कहा जाता रहा है कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो कर्क राजेश्वर महादेव मंदिर से गुजरती है, ऐसी एक पुरातन मान्यता थी।
वाकणकर जी आप सोचिए कि कितने बड़े खगोल शास्त्री थे, कितने बड़े वे ज्योतिर्विद थे कि उन्होंने सही स्थान का आकलन करने की चेष्टा की और उन्होंने खोजा कि कर्क रेखा उज्जैन नगर या यहाँ पर जो नदी तट है वहाँ से नहीं गुजरती है, ये डोंगला नामक स्थान से गुजरती है। आज डोंगला जो है वह एक तरह से कर्क रेखा का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है और मैं तो ये मानूंगा कि नई पीढ़ी को डोंगला जाना चाहिए। किस तरह से ये स्थिति बनती है जब सूर्य जो है उसकी कोई छाया वहाँ पर नहीं बनती है विशिष्ट तिथियों पर, तो डोंगला जैसा जो स्थान है उसकी खोज भी डॉक्टर वी श्री वाकणकर जी ने की थी। और यही कारण रहा कि भारत सरकार ने उनके विलक्षण योगदान को ध्यान में रखते हुए 1975 में पद्मश्री से संलग्नित किया और ऐसे मनीषी को सम्मानित करके मुझे तो लगता है कि भारत सरकार को धन्यता का अनुभव हुआ है। और यूनेस्को ने जब भीमबेटका को विश्व धरोहर में स्थान दिया है तो संपूर्ण विश्व सभ्यता एक तरह से कृतज्ञता व्यक्त करती है ऐसे महान मनीषी के प्रति। ये वाकणकर जी जैसा व्यक्तित्व और कृतित्व क्या छोटे शहरों में ही होते हैं? महानगरों में तो ऐसी कम प्रतिभाएं नजर आती हैं, तो ये इस प्रकार का कोई सरोकार नहीं होता है। प्रतिभा जो है वो जन्मना होती है, परिवेश उसे और अधिक विकसित करता है, परिवार के संस्कार जो हैं वो उसे और विकसित करते हैं। और वाकणकर जी का जो परिवार है उनकी जो पूर्वजों की जो परंपरा रही है, ये कोंकण क्षेत्र के जो हैं विद्वान पंडित परिवार में जन्मे थे, तो निश्चित तौर पर जो आनुवंशिकी है वो अपनी भूमिका निभा रही थी। जो परिवारजन हैं उनके द्वारा दिए जाने वाले संस्कार उनको काम में आ रहे थे। फिर उनकी जो अभिरुचि थी चित्रकला के क्षेत्र में, जिसके कारण पुरातिहास के क्षेत्र में लोगों की दृष्टि गई कि ये कितने अद्भुत व्यक्ति हैं कि मूर्ति को देखते हैं वैसा का वैसा अंकन कर देते हैं, किसी स्तंभ को देखते हैं वैसा का वैसा उसका अंकन कर देते हैं। तब फिर धीरे धीरे ये पुरातिहास की ओर ये प्रवृत्त होते हैं। फिर लगातार जो है वो कई अन्वेषण यात्राओं में रहते हैं और हमें विक्रम विश्वविद्यालय को तो गौरव मिला हुआ है कि वे सिंधिया प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान में उन्होंने काम किया। उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय के उत्खनन निदेशक के रूप में काम किया। तो तात्पर्य यह है कि यदि वाकणकर जी, छोटे शहर से मैं इसको नहीं देखूंगा, वाकणकर जी स्वयं में एक दिव्य व्यक्तित्व थे और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अपना तन मन धन सर्वस्व इस राष्ट्र की सेवा के लिए, इस राष्ट्र की संस्कृति पुरातिहास के लिए संपूर्ण समर्पित किया। और मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति अगर महानगर में भी रहता है और अगर वो इस प्रकार की प्रतिभा और इस तरह का समर्पण और साधना के साथ आगे बढ़ता है तो शायद वो काम कर पाएगा। लेकिन ये हम सबका गौरव है कि आज उज्जैनी, मालवा और मध्य प्रदेश वाकणकर जी के नाम से जाना जाता है। और यही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में उनके जितने भी शिष्य प्रशिष्य परंपरा के लोग हैं, वे चाहे इजिप्ट में बैठे हों, चाहे मेक्सिको में बैठे हों, वे चाहे इंग्लैंड या अमेरिका में हों या ऑस्ट्रिया में हों, फ्रांस में हों, ग्रीस में हों, इन तमाम देशों में उनसे संपर्क रखने वाले लोग हैं जो लगातार उनके द्वारा प्रस्तुत की गई उस खोज को लेकर के निरंतर कार्य करते हैं। और ये सिलसिला आबाद गति से चल रहा है। बहुत सारी इतिहास की जो त्रुटियां थीं उनमें सुधार करने का काम उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कोलंबस ने भारत की खोज नहीं की, हमारे यहाँ के लोग तो दुनिया के तमाम देशों तक पहले ही पहुँच चुके थे, हमारे नाविक पहुँच चुके थे, हमारे व्यापारी वहाँ पहुँच चुके थे और उनके माध्यम से उन्होंने रास्ता प्राप्त किया। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत कोई अदृश्य द्वीप था या कोई अदृश्य देश था, वह तो खोजा जा चुका था, वो खोजा ही नहीं जा चुका था, वरन यहाँ के लोग देश देशांतर तक यात्राएं करते थे और यहाँ की जो संस्कृति है वो दूर दूर देशों तक गई है। जैसे हमारी नई पीढ़ी है सर, इतिहास में जो नाम दर्ज होता है, जैसे काम किए हैं सर ने, और तो पाठ्यक्रम में जब होता है तो जब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स उनको ज्ञान मिलता है, तो इसी तरह से ऐसे ऐतिहासिक मनीषी महापुरुषों को नई पीढ़ी किस रूप में एकदम जल्दी ग्रहण कर लेती है, कहाँ से पढ़कर उनको इनके बारे में जानकारी होती है? वाकणकर जी के बारे में ये अभी जो शताब्दी वर्ष मना, एक तरह से पुनर्चेतना का संचार हुआ और यह बहुत सुखद है कि जिस स्थान पर हम लोग बैठे हुए हैं यह उन्हीं के द्वारा जो सपना संजोया गया था आज इस बहुत विराट रूप में हमारे सामने आ रहा है। परिणाम यह हुआ इसका कि यहाँ पर गैलरी बन चुकी है, यहाँ पर उनके द्वारा संजोए गए बहुत सारे ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं। कल्पना करिए 7,500 स्केचेज
जो स्वयं वाकड़कर जी ने बनाए अपने हाथों से। आज हम लोग फोटोग्राफी और तमाम प्रकार के मीडिया के दौर में रह रहे हैं। उन्होंने सोचिए दशकों पहले, उस समय वहाँ पर ये सुविधा नहीं थी कि ब्लैक एंड वाइट जो है फ़ोटो लिया जाएगा फिर उसको धोया जाएगा। वो बैठे बैठे चित्रण करते थे। 7,500 जो स्केचेज हैं वो आज इस संस्थान की धरोहर बने हुए हैं। उन्होंने जिन अभिलेखों को खोजा था, उन्होंने जिन प्राचीन मुद्राओं को खोजा था, सिक्कों को, सीलों को उन्होंने जो खोजा था, और वहाँ से लेकर के प्राचीन जो है मृतभांड उन्होंने खोजे हैं, चित्रित मृतभांड उन्होंने खोजे हैं। उन्होंने बहुत सारे उस ज़माने के खिलौने खोजे हैं, पात्र खोजे हैं उन्होंने। तो तात्पर्य यह है कि आज के समय में उसे व्यापक फलक मिलना चाहिए। संदर्भ के बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे। आज दुनिया के पुरातिहास के क्षेत्र में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए शोध कार्य, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ शोध ग्रंथ के रूप में मान्य हैं। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, देश विदेश में संदर्भ ग्रंथ के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया है। उनके द्वारा जो कार्य किए गए, उनके जीवन से जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। वो जो एक खोजी प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की, यदि वह प्रवृत्ति लोगों तक पहुँचेगी तो निस्संदेह हमें प्रेरणा मिलेगी। और नई पीढ़ी को सोचना चाहिए कि एक ऐसा तपस्वी मनीषी इस देश में हुआ है जिसने पुरातत्व इतिहास की जो परंपरागत अवधारणाएं थी उनमें आमूलचूल परिवर्तन करके प्रस्तुत कर दिया और एक नई दिशा दी। नमस्कार सर, धन्यवाद। देखा आपने इतिहास पथ के महायात्री के व्यक्तित्व कृतित्व वाकणकर साहब के, आपने देखा उनका इतिहास, उनके योगदान समाज और देश के लिए, कला संस्कृति के लिए, मालवा की जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको विश्व पटल पर लाने का उन्होंने बहुत प्रयास किया और सफल रहे उसमें। तो इसी तरह से हम आपको आगे भी साहित्य, संस्कृति और सिनेमा की हस्तियों से और इसी धरोहर से मुलाकात कराते रहेंगे। धन्यवाद।